नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली आपकी एजुकेटर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ से रिलेटेड कोर्सेज़ की जानकारी आपको इन कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी और इनके पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिया इनैक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू ILO, IMF, UNCTAD, WTO। इसका सही आंसर डी है, WTO। ठीक है, इस एक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पेपर्स में। ये एक्चुअली है क्या, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। GI टैग दिया जाता है, GI टैग दिया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि अभी रिसेंटली दिया गया था MP के कड़कनाथ को। तो स्पेशलिटी क्या होती है इस प्रोडक्ट की, ये किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर लोकेलिटी को बिलोंग करता है और अपनी कुछ स्पेशलिटी की वजह से ये पॉपुलर भी होता है। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर भी होता है अपनी कोई स्पेशलिटी की वजह से, और जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये कवर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिप्स से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। Consider the following statements. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. Rajasthan has iron ore mines. सही आंसर डी है, थर्ड करेक्ट है कि राजस्थान में आयरन ओर माइंस हैं। ठीक है, और ये आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ पर हैं? जयपुर में, उदयपुर में, सिकार में, दौसा में और भिलवाड़ा में। जो फर्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, ये गलत है। एक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास हुआ था, जिसमें अलाउ कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आंध्र प्रदेश के लिए कह रखा है और झारखंड के लिए कि इनके पास गोल्ड माइंस नहीं है, तो ये गलत है। झारखंड में गोल्ड माइंस हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद अ UPI enabled bank account, while a chip PIN debit card has 4 factors of authentication. Bheem app has only 2 factors of authentication. सही आंसर ए है। भीम ऐप अलाउ करता है यूज़र को कि वो मनी ट्रांसफ़र कर सके टू एनीवन विद UPI इनेबल बैंक अकाउंट, जिसका UPI बैंक अकाउंट है। ये हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा था कि UPI में क्या फैसिलिटी मिली हुई थी, पेमेंट करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करने की फैसिलिटी मिली थी। और जो भीम है, ये भी हमने देखा था कि जो NPCI है उसका प्रोडक्ट है ये भीम। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है कि जो डेबिट कार्ड होता है उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भीम ऐप में कितने होते हैं? 2 ना होके 3 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। बेंगलुरु इसका सही आंसर है, ए। क्लोजेस्ट कौन सा है दिल्ली से लॉन्गिट्यूड? तो बेंगलुरु का है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? अर्थ सरफेस पे बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर उसकी पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब जैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, तो ये बताता है लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 and 182 are related to child labor, adaptation of agricultural practices to global climate change, regulation of food prices and food security, gender parity at the workplace। देखिए, अगर पता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किससे डील करती है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है चाइल्ड लेबर
इस टॉपिक के बारे में हम लास्ट पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स में हमने ये डिस्कस किया था। तो देखते हैं 138 जो है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से डील करता है, जबकि जो 182 है वो एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. A bill has provisions for the custody of Consolidated Fund of India or Contingency Fund of India. A money bill is concerned with appropriation of monies out of the Consolidated Fund of India. A money bill deals with regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by Government of India. इसका सही आंसर सी है कि जो मनी बिल होता है वो एप्रोप्रिएशन, सही नहीं, गलत आंसर। मनी बिल जो है किससे कंसर्न्ड है? विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंटिजेंसी। कंटिजेंसी से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोविजंस किससे रिलेटेड हैं कि हम टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, उसको एबॉलिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रेमिशन उसका कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यानी ऑल्टर कर सकते हैं, और उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मनी बिल है उसके प्रोविजंस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से की कस्टडी से रिलेटेड, ये भी ठीक है। और जो डी पॉइंट है, मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ठीक है, बोरोइंग से भी डील करता है ये और गारंटी से भी डील करता है। अच्छा, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 110। इसमें क्या होता है, मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, लेकिन खास बात क्या है, उसके बाद प्रेसिडेंट की पावर उस पर नहीं रह जाती है, या जो प्रेसिडेंट हैं वो उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको उसको रेटिफाई करना ही पड़ेगा, उसके लिए असेंट देनी ही पड़ेगी मनी बिल के लिए। तो मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा में ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। With reference to election of President of India, consider the following statements. The value of vote of each MLA varies from state to state. The value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya Sabha. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो होती है वोट एमएलए के वोट की जो वैल्यू होती है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। क्यों करती है? देखिए, जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, और डिवाइड बाय टोटल एमएलएज कितने हैं, और इनटू 1/1000। ठीक है, अब हर स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो फिर इसीलिए जो वैल्यू है वोट की हर स्टेट के में डिफरेंट ही होगी। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा ज़्यादा है, मोर देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बार ये देख लेते हैं कि जो एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। वो होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी जितनी भी स्टेट्स हैं उसके जितने भी एमएलएज हैं उनके टोटल वोट्स डिवाइडेड बाय एमपी, डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज, ये ऐसे आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? इसका सही आंसर ए है। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। ठीक है, सेफगार्ड मिलती है इस एग्रीमेंट में, और ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका एम क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना और मिलिट्री यूज़ उसका रोकना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी आ चुका है, और ये 1957 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें 171 मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। एशियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं? तो इसका आंसर सी है,
ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। ठीक, इसके अलावा भी हैं जिनके साथ FTA साइन किए रखा है ASEAN ने, वो हैं न्यूजीलैंड, कोरिया और जापान। FTA होता क्या है? FTA फुल फॉर्म में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे फ्री ट्रेड होती है कंसेंटिंग कंट्रीज़ के बीच में। जो कंट्रीज़ आपस में FTA साइन करती हैं तो उनके बीच में फ्री ट्रेड होती है। इससे क्या होता है कि बैरियर्स नहीं होते हैं कोई भी उनके बीच में जब ट्रेड किया जाता है, या ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी लगा दी गुड्स और सर्विसेज पर जिससे कि ट्रेड को डिस्करेज करें, ऐसा भी नहीं है। तो जो ट्रेड है वो बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, उसके ट्रेड नॉर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस उसके बहुत ईजी हो जाते हैं, और इससे एक बेनिफिट ये होता है कि ओवरऑल जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसको बढ़ावा मिलता है, एनकरेज होती है ट्रेड। लोगों के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं कंट्रीज़ के वो इससे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? GACSA is an outcome of climate summit held in Paris in 2015. Membership of GACSA does not create any binding obligations. India was instrumental in the creation of GACSA. इसका सही आंसर बी है कि जो मेंबरशिप होती है GACSA के, वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करते मेंबर्स के ऊपर कि उन्हें ये करना ही है, वो उनके लिए वॉलेंट्री हो जाता है। ये जो अलायंस है इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री, आप जो भी कंट्रीज़ हैं वो वॉलेंट्री अपना कंट्रीब्यूशन जितना देना चाहें उतना दे सकती हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है। हर कंट्री अपना पार्टिसिपेशन खुद डिसाइड करती है कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनका जो मेन एम होता है, उद्देश्य क्या रहता है, फूड की सिक्योरिटी रहती है, न्यूट्रिशन रहता है, और क्लाइमेट चेंज को किस तरह से फेस करें और एग्रीकल्चर को किस तरह से अच्छा बनाया जाए और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए। और इंडिया जो है इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, इंडिया खाली इसका सिग्नेटरी है, इंडिया इसका इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। तो बी आंसर इसका ठीक हो जाता है। अब देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, establish a policy framework to encourage overseas multinational corporations that collect big data to build their large data centers within our national geographical boundaries, connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist centers. इसका सही आंसर बी है। डिजिटल इंडिया प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? सही आंसर इसका बी है, यानी थर्ड। ठीक है, इसका एम ये रहा है डिजिटल इंडिया का कि जितने भी विलेजेस हैं उनके रीच में पहुंचाया जाए इंटरनेट, और वाईफाई सारे स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पर आए। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका अगर हम मोटो देखना चाहें तो इसका क्या है, पावर टू एम्पावर। इसको हम किसी एस्से में यूज़ कर सकते हैं। अगर डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई एस्से आता है या हम कुछ भी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड लिखते हैं तो उसमें लिख सकते हैं पावर टू एम्पावर। ठीक है, इसका फोकस किस पे रहता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, डिजिटली एम्पावर करना सिटीजन्स को, न केवल अर्बन एरियाज़ के बल्कि रूरल एरियाज़ के भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि विलेजेस तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नेंस पर फोकस करना और सर्विस देना। ठीक है, ये आता है मेटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें आता है ये। और इसमें ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कि इंडिया का खुद का इंटरनेट कंपनी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना, ऐसा कोई इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ना ही ये ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को एनकरेज किया जाए यहाँ पर आने के लिए, तो ये भी इनका एम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं टाउन्स समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ और कंट्री। ये टाउन्स दे रखी है और ये कंट्रीज़ दे रखी हैं। एलेप्पो किससे रिलेटेड है? सीरिया,
किरकुक यमन, मौसूल पैलेस्टाइन और मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान। इसका सही आंसर बी है। फर्स्ट ठीक है और फोर्थ ठीक है। एलेप्पो सीरिया और मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान। किरकुक इराक से रिलेटेड है और मसूल भी इराक से ही रिलेटेड है। ठीक है। In the federation established by Government of India Act 1935, residuary powers given to फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर्स। इसका सही आंसर बी है। जो रेजिडरी पावर्स थी वो गवर्नर को जनरल को दे गई थी और उसके अलावा 3 लिस्ट थी, फेडरल, स्टेट और कॉन्करेंट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कई सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, स्पीकर शैल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। आंसर फर्स्ट सही है, वन ओनली। स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो तब उसको अपना ऑफिस वेकेट कर देना पड़ेगा अगर वो मेंबर नहीं रहता है असेंबली का, क्योंकि उसी कंडीशन पे तो वो आया था। स्पीकर कौन होता है? जो अमंग्स मेंबर चूज़ किया जाता है। अब जब वो मेंबर ही नहीं है तो वो स्पीकर कैसे हो सकता है? ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो कह रखा है, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, स्पीकर को इमीडिएटली ऑफिस वेकेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। देखिए, स्पीकर की जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो होता है जब तक कि लोकसभा की लाइफ होती है। कुछ केसेस होते हैं जब उसको वेकेट करना पड़ता है अगर वो मेंबर नहीं रहता है, जो कि पहला पॉइंट है जो हमने देखा। अगर वो रिज़ाइन कर देता है, अगर उसका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हैं जहाँ पर उसको वेकेंट करना पड़ता है ऑफिस। लेकिन वो तब तक स्पीकर रहता है जब तक कि डिसोल्यूशन के बाद पहली मीटिंग नहीं हो जाती है लोकसभा की। ठीक है, तब तक वो रहता है, तो इमीडिएटली वो खाली नहीं करता है ऑफिस, वेकेट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी का मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप क्या है? इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्टली किसी प्रोविज़न से नहीं उठाया गया है। अगर हम देखें, इसका सही आंसर बी है। इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। एक थिंकर हैं जॉन लॉकी, उनकी एक स्टेटमेंट है, उससे शायद इसको उठाया गया है, जो ये कहते हैं अगर लॉज नहीं है तो फिर फ्रीडम भी नहीं है। उनका फोकस किस पे रहता है कि फ्रीडम को एबॉलिश नहीं किया जाए, बल्कि फ्रीडम को, लोगों की फ्रीडम को प्रिजर्व किया जाए, उनको एबॉलिश ना किया जाए। ठीक है, इस पर फोकस रहता है, तो इसका बी आंसर ठीक है। Consider the following statements. No criminal proceedings shall be instituted against governor of a state in any court during his term of office. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. इसका सही आंसर सी है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो गवर्नर है उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट की जा सकती हैं जब उनका टेन्योर चल रहा हो। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 361 में। इनको पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट को भी पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एमोल्यूमेंट्स जो हैं गवर्नर के, उनको कम नहीं किया जा सकता है उनके टेन्योर के समय में, बिल्कुल सही बात है। ये आता है आर्टिकल 158 में। ये दोनों आर्टिकल याद कर लीजिए। 361 रिलेटेड है जो इम्यूनिटी इनको दी गई है, और 158 रिलेटेड है एमोल्यूमेंट जो इनके कम नहीं किए जाते हैं, इसका प्रोविज़न है ये। अच्छा, आर्टिकल 155 किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से। कौन करता है इनका अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करते हैं, बाय वारंट एंड सील, अंडर हिज वारंट एंड सील। तो दोनों ही इसके ऑप्शंस ठीक हो जाते हैं। द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू बूंदी स्कूल, जयपुर, कांगड़ा या किशनगढ़। बनी ठनी पेंटिंग जो है काफ़ी फेमस पेंटिंग है। ये किससे रिलेटेड है? ये किशनगढ़ स्कूल से रिलेटेड है।
ये मारवाड़ स्कूल है, उससे रिलेटेड है, जो कि किशनगढ़ इसका पार्ट है। मिनिएचर पेंटिंग होती है ये, मिनिएचर पेंटिंग है ये, और इसमें वुमेन को ग्रेसफुल तरीके से दिखाया जाता है और राधा से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो किशनगढ़ इसका आंसर हो गया। What is terminal high altitude area defense THAAD sometimes seen in the news? ये क्या होता है? इजरायली रडार सिस्टम है, इंडियाज़ इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। इसका सही आंसर सी है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है ये क्या करती है? ये शूट आउट कर देती है शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट मिसाइल्स को अपने टर्मिनल फेज़ में ये शूट आउट कर देती है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्ति आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग। अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्पररीज। अन्नमाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। सही आंसर इसका बी है, सेकंड सही है कि त्यागराज ने कुछ नए राग क्रिएट किए थे और अन्नमाचार्य कीर्तन डिवोशनल सॉन्ग्स हैं इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। देखिए ये जो है त्यागराज कीर्ति डिवोशनल सॉन्ग्स हैं इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा नहीं है, ये लॉर्ड वेंकटेश्वर है। ठीक है, और ये राम भक्त थे, डिवोटी ऑफ राम थे, और इन्होंने लगभग 24,000 सॉन्ग्स लिखे हैं, 24,000 सॉन्ग्स लिखे हैं लगभग। कंटेम्प्रेरी नहीं थे ये, अन्नमाचार्य और त्यागराज कंटेम्प्रेरी नहीं है, क्योंकि त्यागराज का जन्म हुआ है 1767 में थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, और अन्नमाचार्य का हुआ है 1408 में। ठीक है, और ये जो थे अन्नमाचार्य, ये हिंदू सेंट थे जो कि संकीर्तनास लिखते थे, कंपोज करते थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या हैं? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। इसका सही आंसर सी है, 1, 2 and 4, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। देखिए जो रूल ऑफ लॉ है ये A.V. डाइसी ने दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली इसमें। सबसे पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यानी कि किसी भी मैन को पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि वो कोई लॉ का ब्रीच ना करे। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब समान है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स। तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो प्राइम हैं। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है वह इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ना होके कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए, नॉट वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपल के लिए। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में कवर होता है, जो कि बेसिक फीचर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था ना केशवानंद भारती केस में कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इसके बेसिक फीचर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूल ऑफ लॉ भी उनमें से एक है। सी इसका ठीक आंसर है। अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये दोनों हिंदी में दे रखे हैं, तो इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।
चेक ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, किसी देश में चलने में धातु मुद्रा। इसका सही आंसर बी है। देखिए इसमें ये पूछ रहे हैं लीगल टेंडर का मीनिंग क्या है। तो लीगल टेंडर क्या है, एक ऑफिशियल करेंसी है, ऑफिशियल मीडियम है पेमेंट का, ठीक है, जिससे हम जो ये बी पॉइंट है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है। क्योंकि अगर हम किसी को लीगल टेंडर जो कि हमारे यहाँ मनी है अगर हम वो देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैलिड करेंसी मानी जाती है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि लेन देन में हमें इसको ही यूज़ करना है, ठीक है। जबकि जो चेक ड्राफ्ट या विनियम है इनको मना कर सकता है कोई भी लेने से, लेकिन मनी के लिए लीगल टेंडर जो कि मनी है उसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता लेने से। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा। If a commodity is provided free to the public by government, then opportunity cost is zero, opportunity cost is ignored, opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the tax paying public, opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the government. इसका सही आंसर क्या है, सी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। कहते हैं अगर कमोडिटी सरकार फ्री में दे रही है पब्लिक को, तो फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी सरकार फ्री में देगी नहीं, वो कुछ कहीं ना कहीं उस बर्डन को ट्रांसफ़र करेगी। तो वो ट्रांसफ़र कर देती है जो टैक्स पेइंग कस्टमर्स होते हैं उनको, जो टैक्स पेइंग पीपल होते हैं उनको ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो शिफ्ट हो जाता है टैक्स पेयर के टुवर्ड्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और एक ऑप्शन चूज़ कर लिया जाता है, तो जो दूसरा ऑप्शन चूज़ नहीं किया उसकी वजह से जो बेनिफिट हमें नहीं हुआ वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार फिर से देखते हैं, दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगर एक ऑप्शन हमने अवेल कर लिया जिसकी वजह से तो दूसरा ऑप्शन था उससे जो बेनिफिट एक्चुअली में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है, क्योंकि जब सरकार कुछ भी फ्री में देती है तो वो क्या करती है, जो बर्डन होता है एक्सपेंडिचर का, जो सरकार को एक्चुअली में खर्चा हुआ, तो वो टैक्स पेयर्स को बियर करना पड़ता है और उनकी तरफ उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if industrial output fails to keep pace with agricultural output, agricultural output fails to keep pace with industrial output, poverty and unemployment increase, imports grow faster than exports. C इसका ठीक आंसर है। देखिए इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है खाली इनकम के टर्म्स में ग्रोथ होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर पावर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ है। अगर रियल जीएनपी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ये, और इसमें क्या होता है, जो भी इंडियन इनकम होती है वो आती है, जो भी इनकम फॉरेन नेशनल्स की जो हमारी कंट्री में होती है वो नहीं आती है इसमें। जैसे जीएनपी इज़ इक्वल टू क्या होता है, तो फिर जीएनपी होता है जीडीपी प्लस इंडियन अर्निंग आउटसाइड द कंट्री माइनस फॉरेन अर्निंग इनसाइड द कंट्री। जो हमारे इंडियंस हैं जो बाहर अर्न करते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं जो हमारी कंट्री में अर्न कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। आगे चलते हैं 49 में। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth। इसमें सही आंसर सी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रही होती है, जैसे कि जब उनकी नॉलेज, उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल्स बढ़ती हैं, और इंटेंजिबल वेल्थ जैसे कि आर्ट, कल्चर, कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें। तो इसका सही आंसर सी हो गया।
फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, जो मनी के टर्म्स में बात हो रही है वो। और टेंजिबल मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, या इस तरह का कोई भी असेट हो गया वो। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मतलब होगा, जब उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी कैपेसिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी, और इनटेंजिबल वेल्थ भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio। इसका सही आंसर डी है। जब इकोनॉमी में सेविंग है लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब कैपिटल ज़्यादा लग रही है लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, या एक यूनिट को बनाने के लिए जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है कि पुअर मशीनरी है, या फिर टेक्निकली एडवांस नहीं है कंट्री। इस वजह से क्या हो रहा है कि सेविंग तो हो रही है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो भी कैपिटल है वो लग जा रही है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हरूट डोनर मॉडल का, जो क्या कहता है, सेविंग्स बराबर हैं ग्रोथ के और इनटू ICOR। ICOR क्या है? इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।